हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों यहाँ पर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर आज आयोजित हो चुका है और ये पेपर जो होता है संविधान, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यक्रम से संबंधित होता है। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना चाहेंगे। ये जो पूर्णांक होता है 300 का होता है और सेक्शन ए इसमें 150 का होता है, सेक्शन बी भी 150 का होता है। टोटल आपको यहाँ पर 3 घंटे का टाइम मिलता है और इसमें आपको ये पूरा पेपर यहाँ पर सोल्व करना होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें भी इसी प्रकार से होते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी और यहाँ पर 15 क्वेश्चन 3 मार्कर के आते हैं। उसके बाद में 10 क्वेश्चन 6 मार्कर के और 3 क्वेश्चन यहाँ पर 15 मार्कर के आते हैं। तो यहाँ पर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं ये यहाँ हम समझ लेते हैं और जो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार से यहाँ पर आया था तो ये भी यहाँ पर हम जान लेंगे, यानी कि पेपर जो टफ था या मॉडरेट था या फिर सिंपल था। उसके बाद में यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। सिंपल सा आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से यहाँ पर भारत में प्रावधान लिए गए हैं। तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात और मूल्य अधिकार, इसका यहाँ पर आप संदर्भ दे सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का क्या अर्थ है। तो बंधुत्व वही है जैसे कि एकता का भाव या भाईचारे का विकास करना, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते थे, यानी कि 3 लाइन में आपको आंसर देना है। 3 कंक्रीट पॉइंट आप लिखोगे तो आपको यहाँ पर 3 में से 3 मार्क यहाँ पर मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की संज्ञा किसने दी। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक 2 प्रकार के यहाँ पर लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि आप एकात्मक देखोगे तो एक ही नागरिकता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर संघात्मक में शक्तियों का विभाजन, उसके बाद में केंद्र शक्तिशाली है यहाँ पर। तो इस प्रकार के यहाँ पर एकात्मक और संघात्मक 2 प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 व्यक्ति हैं उन्होंने इसे अर्धसंघीय संविधान कहा है। एक है प्रोफेसर वीहर और उसके बाद में दूसरे हैं श्री दुर्गादास बसु। तो इन्होंने यहाँ पर अर्धसंघीय संविधान कहा है, यानी कि अर्धसंघीय इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण तरीके से संघात्मक की ओर नहीं झुका है, यानी कि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, एकात्मक और संघात्मक दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी कार्यवाही में यहाँ पर भाग ले सकता है। तो यहाँ पर आप महान्यायवादी का संदर्भ दे सकते थे और उसे किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर बनाया जाता है वो भी आप यहाँ पर बता सकते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि संथानम समिति का गठन कब और क्यों किया गया था। तो संथानम समिति का गठन 1962 में किया गया था और उस टाइम जो गृह मंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। और इसके तहत यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का भी गठन किया गया है जो कि भ्रष्टाचार पर क्या लगाती है, अंकुश लगाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी सिंपल ही था कि 1955 के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य था। तो इसमें भी आप 3 मार्कर में यहाँ पर 3 लाइन में आप इसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट है जागो ग्राहक जागो नारे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों ये उपभोक्ताओं में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर ये चलाया गया था। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि दबाव समूहों द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है। आप सभी को पता होगा दबाव समूह क्या होते हैं, जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति को लेकर चलते हैं और सरकार पर दबाव बनाते हैं। अब इनके क्या क्या तकनीक हो सकती है, जैसे कि हड़ताल करना, उसके बाद में यहाँ पर याचना, धरना प्रदर्शन करना और न्यायिक कार्यवाही भी यहाँ पर कभी कभी की जाती है। तो इस प्रकार की आप तकनीक यहाँ पर लिख सकते थे। उसके बाद में भ्रष्टाचार निवारण में 1988 में पब्लिक ड्यूटी से क्या अभिप्राय है। तो इसका भी आप यहाँ पर 3 लाइन में इसका आंसर दे सकते थे। अगर जैसे कि 1-2 प्रश्न अगर नहीं भी आते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं उन्हें। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया था। तो यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में पूछा है, यानी कि इसका जो गठन है वो सन 2002 में किया गया था दूषित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि स्व सहायता समूह क्यों गठित किए जाते हैं। दोस्तों जो स्व सहायता समूह होते हैं जिसे आप एनजीओस भी कहते हो, ये एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए गठित किए जाते हैं, जिसमें क्या व्यक्तियों की सामान्य समस्याएं रहती है। ठीक है, और व्यक्तिगत परिवर्तन लाने के लिए, निर्धनता और कोई जैसे निर्धन व्यक्ति है तो उसकी सहायता करने के लिए यहाँ पर ये गठित किए जाते हैं, यानी छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये गठित किए जाते हैं एनजीओस। उसके बाद में नेक्स्ट है कि किस प्रावधान के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर को मान्य किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 का संदर्भ दे सकते थे। नेक्स्ट है कि भारत में चुनाव सुधारों के लिए गठित किन्हीं 2 समितियों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर 2 समितियों का नाम, अब देखिए यहाँ पर आपसे 2 समिति पूछा है तो केवल आपको 2 ही समिति लिखना है और समिति के साथ में उसका सन भी लिखना है। जैसे दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आई थी। सेकंड समिति आप लिख सकते हैं तारकुंडे समिति। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में किन शब्दों को अंतः स्थापित यहाँ पर या फिर जोड़ा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप सभी को पता है 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यहाँ पर 3 शब्द पूछे हैं तो वो तीनों शब्द ही लिखना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर
नेक्स्ट है कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को यहाँ पर लाया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, ठीक है। 1972 में ये सम्मेलन हुआ था और इसके निर्णय को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से यहाँ पर भारत में भी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यहाँ पर बनाया गया था। तो इसका यहाँ पर संदर्भ आप दे सकते हैं। यानी कि ये 15 जो 3 मार्क का आप देखोगे तो ये थोड़े से यहाँ पर सिंपल थे। अब दोस्तों यहाँ पर 6 मार्क पे आ जाते हैं, जिसका आपको एक पेज में आंसर देना है, ठीक है, एक पेज में आपको या फिर 100 शब्द में। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, जैसे कि संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के क्या कर्तव्य हैं या कार्य हैं, ये पहला प्रश्न था, ये भी सिंपल ही था। उसके बाद में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, किन आधारों पर देता है, तो वो आधार और मान्यता में आप ये लिख सकते थे, यानी आधे आधे पेज इस पर आप लिख सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है, ठीक है। तो राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था का यहाँ निर्माण है। अब इसे स्पष्ट करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसका भी आप यहाँ पर आंसर दे सकते थे जिन्होंने पॉलिटी यहाँ पर ठीक से पढ़ी है। उसके बाद में राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य है, सिंपल सा यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री के कर्तव्य यहाँ पर बताना था पॉइंट फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखिए 6 मार्कर और 3 मार्कर क्या है, बिल्कुल टू द पॉइंट हमें यहाँ पर आंसर लिखना होता है। तो अभी जो 2020 के भी जो पेपर होंगे तो उसमें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टू द पॉइंट, क्योंकि अभी क्या है स्पेस भी थोड़ा कम दे दिया गया है, यानी कम शब्दों में आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बताना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य या कार्य लिखिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ यहाँ पर लिखिए। प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में एक क्वेश्चन आया था। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा गया था, तो आप इन्हें अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते थे। जैसे कि इनका जो मूल क्षेत्राधिकार है, अपीली क्षेत्राधिकार, उसके बाद में सलाहकारी विशेषाधिकार, उसके बाद में ये रीड भी जारी करते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ क्या है। राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ अभी हमारे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भी ये जो है आयोग ये वर्णित है। उसके बाद में राज्य विधान परिषद के गठन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद का जो गठन होता है वो किस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है, तो उसकी यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को आपको बताना था। नेक्स्ट है कि लोकायुक्त को लोक सेवक के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है। दोस्तों कल के वीडियो में भी हमने बताया था कि जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया है तो उसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें ही आपको ये वाला भी मिल जाएगा कि लोक सेवकों के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये है, आप देखिए ये यहाँ पर टोटल 12 प्रश्न दिए हैं। अब इसमें से आप कोई से टफ वाले 2 प्रश्न छोड़ भी सकते थे और यहाँ पर टोटल आपको 10 प्रश्न यहाँ पर करना था। स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के मुख्य कर्तव्य क्या है ये आपको बताना था। उसके बाद में प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिए अति आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना या फिर नियमित कार्य संचालन या क्रियान्वयन करना, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये लिख सकते थे जवाबदेहिता के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें भी आप क्या कर सकते थे, इसमें भी कुछ 1-2 प्रश्न अगर टफ पढ़ते हैं तो आप बाकी के 2 छोड़ के यहाँ पर बाकी का आंसर लिख सकते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जो है 15 मार्कर के प्रश्न है, ये यहाँ पर इनका जो आपको यहाँ पर 300 शब्दों में आंसर यहाँ पर लिखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें भी थोड़े से इस प्रकार के प्रश्न आए थे। देखिए जैसे कि राज्यसभा आर्थिक दृष्टि से बोझ है, इस कथन का आपको परीक्षण करना है। क्यों बोझ है, क्या केंद्र जो विपक्ष है वो मजबूत नहीं है क्या, और फिर जैसे कि कुछ उसमें क्या है पूरा जो कार्य है वो क्या है लोकसभा ही करती है यहाँ पर। और मतलब कोई से विधेयक ऐसे होते हैं कि लोकसभा को सिर्फ मतलब कि उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उन्हें वहाँ पर पारित करना ही होता है, ठीक है। वो निरस्त वहाँ पर नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से आप इस कथन की पुष्टि कर सकते थे। उसके बाद में या फिर अगर ये वाला थोड़ा सा टफ पड़ता है तो ये वाला यहाँ पर सिंपल प्रश्न था, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन और कार्यों का यहाँ पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो एक ऊपर थोड़ा सा टफ दिया जाता है, बाकी का नीचे सिंपल रहता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ऊपर वाला नहीं बन रहा है तो नीचे वाला भी आप कर सकते हो। उसके बाद में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को लिखिए। अब इसके तहत नगरीय निकायों के प्रावधान आते हैं, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते थे। या फिर ये वाला भी लिख सकते थे, उपभोक्ता को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में उपभोक्ता न्यायालय के क्या कार्य है। उपभोक्ता न्यायालय के बारे में यहाँ पर पूछा गया है।
उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, घरेलू हिंसा से स्त्री अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधान लिखिए। देखिए जितने भी हमने 11 एक्ट बताए थे उसमें आपको बताया था कि उसमें कुछ नहीं करना, आपको जितने भी अधिनियम है जैसे मानव अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा है, भ्रष्टाचार अधिनियम, उसमें सिर्फ प्रावधान पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कल का वीडियो आप देख सकते हो, उसमें हमने बोला था जो भी 11 एक्ट दिए हैं तो उनमें से सिर्फ आपको प्रावधान याद करना है, धारा है, अनुच्छेद आपको कुछ भी याद नहीं करना है। सिंपल से यहाँ पर आपसे प्रावधान पूछे जाते हैं। अगर आपको आते हैं या धारा अनुच्छेद वगैरह अच्छे से आते हैं तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पे आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। उसके बाद में न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, ये भी आप इसका भी आंसर लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, पहले आपको 3 मार्कर करनी चाहिए, उसके बाद में डायरेक्ट 15 मार्कर पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है ज़्यादा अंक के होते हैं। उसके बाद में फिर आपको आराम से 6 मार्कर करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड सेक्शन देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे। ये हमारा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित ये वाला पेपर होता है। इसमें भी 15 से 20 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। 15 3 मार्कर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जैसे कि आप पहला प्रश्न देखोगे, इसमें ये पूछा है संपोषित विकास क्या है। ठीक है, वर्तमान की पीढ़ी को जो वर्तमान की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भविष्य की जो पीढ़ी है उनके आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या है ये पूर्ति किया जाना या फिर उन्हें सुनिश्चित करना। यानी कि अभी जो वर्तमान की जो पीढ़ी है दोस्तों उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हुए और भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये सुनिश्चित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन है। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पर आ नहीं रहा है मतलब उसका आंसर बोलने में। अब नेक्स्ट है कि बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा से संबंधित ग्रामीण स्तर पर बच्चों का जन्म होना, उसके बाद में यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की उपलब्धता न होना। इस प्रकार से भी आप ये इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते थे। दोस्तों यहाँ पर यह है कि प्रशासन में पासर व प्रवेश यानी कि लेटरल एंट्री क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। देखिए आपको जैसे कि आपने देखा होगा कि जो अखिल भारतीय सेवा के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसके अलावा भी बाहर से विशेषज्ञों की यहाँ पर भर्ती की जाती है। यानी डायरेक्ट वो जो किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो उनकी डायरेक्ट यहाँ पर भर्ती की जाती है, तो उन्हें लेटरल एंट्री यहाँ पर बोला जाता है। उसके बाद में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता और विदेशी निवेश से क्या संबंध है, इससे भी आप 3 मार्कर में 3 लाइन में आप लिख सकते थे। उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली किन्हीं 2 परीक्षाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तो किन्हीं 2 परीक्षाओं के बारे में आप ये बता सकते थे, जैसे कि एनडीए, सीडीएस। ठीक है, उसके बाद में विस्थापन एवं पुनः विस्थापन की अवधारणा की विवेचना कीजिए, इसका भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। 3 मार्कर में 3 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। गैर सरकारी संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए, क्या होते हैं गैर सरकारी संगठन, इसे आप यहाँ पर बता सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं, बाल दुर्व्यवहार क्या होता है। उसके बाद में महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा से कैसे प्रभावित है। घरेलू हिंसा वाला अगर आपने ऊपर वाला भी आंसर लिखा होगा तो उसमें से भी आपको ये इसका यहाँ पर कुछ पॉइंट मिल जाते हैं, उससे भी यहाँ पर 3 लाइन आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में मानवाधिकार को कायम रखने वाली एजेंसियों के नाम लिखिए। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसके बाद में यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है। बाकी आप यहाँ पर भारत की कोई एक और एजेंसी का यहाँ पर नाम लिख सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है कि भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले प्रमुख 3 कारण यहाँ पर लिखना था, जैसे कि व्यापार, विदेशी व्यापार हो गया, तकनीकी का ज्ञान हो गया। ठीक है, और इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि प्रजननता से क्या अभिप्राय है, तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते थे। 3 लाइन में इसका आंसर देना था। नेक्स्ट आया था कि कर्मचारी भविष्य निधि क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी यहाँ पर ये प्रश्न आया था। तो ये दोस्तों क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि क्या है, ये एक संगठन है, तो ये संगठन के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की योजना क्या है, तो यहाँ पर ये आप लिख सकते थे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न आया था कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्य लिखिए, तो ये इसके यहाँ पर आपको 3 से 4 कार्य यहाँ पर आपको बता देना था। अब दोस्तों यहाँ पर 6 मार्कर में जो प्रश्न आए थे वो है सामाजिक क्षेत्र का तात्पर्य समझाइए। और नेक्स्ट प्रश्न था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पर टिप्पणी लिखिए, जो कि ये 2005 में आया था दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और दोस्तों कल की वीडियो में भी हमने बताया था कि एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और एक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। जो शहरी स्वास्थ्य मिशन है वो 2013 में आया था, तो ये इन्हें आपको अच्छे से कर लेना था। उसके बाद में यहाँ पर उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुधार के लिए सुझाव दिए, क्या क्या सुधार इसमें किए जा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि संक्रामक रोगों को रोकने के में प्रतिरक्षण की भूमिका को समझाइए। नेक्स्ट है कि पूरक पोषण हेतु चलाए गए सरकारी कार्यक्रम का आपको यहाँ पर ये नाम लिखना था। ठीक है, और ये जो
शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित जो दोस्तों ये पेपर आया है, तो इसके सिनॉप्सिस हमने यहाँ पर ग्रुप में पहले ही यहाँ पर भेज दिए थे। अगर जिसने भी पढ़े होंगे तो उसमें ये आपको इनके सारे आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट था कि शिक्षा किस प्रकार एक मानव संसाधन विकास का यंत्र है, तो ये आपको यहाँ पर समझाना था। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है दोस्तों कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या है, जैसे कि आप ये आंसर लिखने के बाद जैसे कि लास्ट में या फिर शुरू में आप ये नई शिक्षा नीति आई है तो उसको भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते थे। ठीक है, तो उससे पता चलता है कि आप करंट से यहाँ पर अपडेट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में कामकाजी महिलाओं की क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये समस्याएं भी आप यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है विकास परियोजनाओं से विस्थापित लोग किस प्रकार यहाँ पर प्रभावित होते हैं। देखिए जैसे कि विकास परियोजनाएं जैसे कि नदी घाटी बहुत सारे बांध वगैरह बनाई जाती है, तो वहाँ पे लोग क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या क्या प्रभाव होते हैं तो वो लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि सार्क संगठन के किन समस्याओं से गुजर रहा है, तो अभी सार्क संगठन किस समस्याओं से गुजर रहा है, तो ये करंट से रिलेटेड टॉपिक था। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के महालेखाकार के यहाँ पर कार्य बताइए, तो यहाँ पर आपको ये कार्य इसके बताना था। अब नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की संरचना को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा बताना था विश्व बैंक किस प्रकार गठित होता है, उसके बाद में इसकी संरचना क्या है, कितने यहाँ पर वो होते हैं और भारत के साथ क्या संबंध है, तो इसमें भी आप यहाँ पर भारतीय संबंध भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 15 मार्कर वाले यहाँ पर प्रश्न आ गए हैं, ये 300 शब्दों में इनका आंसर देना होता है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आया था कि स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। अब दोस्तों कल का वीडियो देखोगे तो वहाँ पर हमने ये भी बताया था कि स्वास्थ्य की परिभाषाएं आपको पढ़ के जाना है। पारिवारिक स्वास्थ्य की परिभाषा आपको पढ़ के जाना है। तो 4 से 5 लाइन में आपको स्वास्थ्य की परिभाषा यहाँ पर मेंशन कर देना था। उपचारात्मक और निरोधात्मक स्वास्थ्य के बारे में बता देना था। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए ये जो बड़े प्रश्न होते हैं इन्हें तोड़ तोड़ के लिखना होता है, यानी कि 3 पेज में आपको इनका आंसर लिखना था, तो अलग अलग इन्हें तोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है। स्वास्थ्य की देखरेख के कौन से विभिन्न प्रकार है, लॉकडाउन के काल में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के विभिन्न प्रकार क्या है, तो ये आपको यहाँ पर ये लिखना था। उसके बाद में यहाँ पर भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं, उसके बाद में भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रम भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है, या फिर ऊपर वाला भी आप यहाँ पर कर सकते थे। अब ये देखें यहाँ पर ये सेकंड जो प्रश्न है दोस्तों, तो इसमें पूछा गया था कि प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में ढाल रणनीति तथा वर्णित रणनीति कोविड-19 के सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार यहाँ पर कम कर सकती है, तो कोविड-19 से संबंधित भी यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं और कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कोविड-19 संबंधित आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। और मानव संसाधन विकास क्या होता है, मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करते हैं, मानव संसाधन विकास के यहाँ पर विशेषताएं लिखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि महत्वपूर्ण आंकड़ों से आप क्या समझते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्राप्त करने की कौन सी विधियाँ है और कोविड-19 के काल में महत्वपूर्ण आंकड़े अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण क्यों थे। ठीक है, तो ये अलग अलग विभागों द्वारा जारी किए जाते हैं, तो जो आंकड़े हैं तो वो किस प्रकार से यहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं ये आपको बताना था। या फिर आप ये सिंपल वाला ये प्रश्न भी यहाँ पर कर सकते थे कि लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, जैसे कि 21 अप्रैल को यहाँ पर मनाया जाता है। लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है, वो कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर तो दोस्तों ये जो पेपर है तो इतना ज़्यादा हम इसे टफ नहीं कह सकते, यानी कि सिंपल पेपर था। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखिए गहराई से तो अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पेपर का आप जो हिस्ट्री वाला पेपर देखोगे तो उसमें जो हिस्ट्री जो आई थी वो बहुत यहाँ पर टफ आई थी। ठीक है, तो कुछ पेपर यहाँ पर सिंपल आते हैं, कुछ टफ आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पेपर में क्वेश्चन आए थे, ये हमने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अब नेक्स्ट पेपर का भी हम यहाँ पर एनालिसिस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में।